तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में पढ़ना, हमको बेसिक टर्म पढ़नी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में हमने कल क्या क्या देख लिया था, कल जो चीज़ें हमने स्टडी की थी उसका एक बेसिक हमने टर्म देख लिए थे। बेसिक हमको पढ़ना क्या क्या है, कहाँ तक पहुँचना है। यानी कि बेसिक जो थर्मोडायनेमिक होती है वो क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करती है। ठीक है, जहाँ भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होगी वहाँ क्या हो रहा होगा, थर्मोडायनेमिक तुमको पढ़नी होगी उस जगह पर। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उससे क्या होता है, हम फाइनली क्या पढ़ते हैं, कुछ पोटेंशियल पढ़ते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। जो फाइनली हमको पढ़ने होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज इन पोटेंशियल होते हैं। अब कुछ बेसिक टर्म है उनको सीख लेते हैं। देखो जैसे क्या होते हैं बेसिक टर्म, सबसे पहले अगर हम थर्मोडायनेमिक में एक चीज़ क्या होती है, सिस्टम होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो किन किन के बीच होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होता है। ठीक है ना, एक टर्म आता है इसमें सिस्टम और दूसरा टर्म क्या आता है, सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। ठीक है, सिस्टम से एनर्जी, मैटर और जो भी है तुम्हारा ट्रांसफ़र किस चीज़ का होगा, एक तो मैटर का होगा और दूसरा एनर्जी का होगा। तो मैटर और एनर्जी में दोनों जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी वो क्या होंगी, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच होगी। चाहे वो सिस्टम से सराउंडिंग में हो या सराउंडिंग से सिस्टम में, दोनों में कहीं भी हो सकता है ना। जैसे तुम देखते हो गर्मी के टाइम में क्या होता है, पानी नॉर्मल अगर तुम्हारा ठंडा होगा उसको धूप में रख दोगे तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो सराउंडिंग की हीट क्या करेगी, सिस्टम में आ चुकी है तुम्हारे। ठीक है, और सिस्टम क्या होता है, तो अगर हम सिस्टम की डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज सिस्टम, बताओ सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज ए सेलेक्टेड पार्ट, system is a selected part of universe। ठीक है, फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी, फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी। सिस्टम जो होता है वो सिलेक्टेड पार्ट होता है यूनिवर्स का, किसके लिए, थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए। जिसकी हमको थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी होती है वो हम क्या पढ़ते हैं, उसके लिए जो हम पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। तो सिस्टम क्या होता है, जो हमने पार्ट सेलेक्ट कर लिया, जैसे कल मैंने बताया था। ठीक है, अगर हमको एक पानी का ग्लास है तो हमने एक पानी का ग्लास ले लिया, हमको उसकी क्या करनी, थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है। तो उसके बाहर जो भी हमारा क्या है, सब सराउंडिंग है। ठीक है ना। तो दूसरा, अगर हम सराउंडिंग की डेफिनेशन लिखते हो तो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग किसे बोलेंगे, all real part of universe एक्सेप्ट इसको छोड़ के सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के जो भी रियल पार्ट होता है यूनिवर्स का उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग का मतलब क्या है भाई, जो भी पूरा पार्ट होगा वो रियल पार्ट होना चाहिए, है ना। और वो क्या होना चाहिए, किसको छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को छोड़ के, बस ये आपको क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। यानी कि क्या कहने का मतलब क्या है, अगर हम बोलते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यूनिवर्स बन जाता है ना। यही तो बनता है पूरा का पूरा यूनिवर्स। जो ब्रह्मांड होता है वो किसको मिलकर बन गया, पूरा का पूरा सिस्टम और सराउंडिंग। उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। और जो लेन देन होता है, जो ट्रांसफ़र होता है वो किसके बीच में होता है, वो इन दोनों के बीच में ही होता है, सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज इन दोनों के बीच में होता है हमारा। ठीक है, अब देखो भाई, जैसे मान लिया हमने क्या किया, मैंने क्या किया, थर्मोडायनेमिक स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पे एक मान लेता हूँ, एक बीकर लेता हूँ और इसमें मैंने क्या कर लिया, एक पानी भर दिया। ठीक है, मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब मैंने बोला कि भाई ये मेरा क्या है, मुझे इसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है। ये मैंने पानी इसमें गर्म करके रख दिया और मुझे क्या करना है, इसमें मैंने गर्म पानी कितने या गर्म चाय मैंने कितने मिनट तक रख दी, 5 मिनट के लिए रख दी है। ठीक है, अब मैं आफ्टर 5 मिनट क्या करूँगा, इसको ऑब्जर्व करूँगा कि यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन करूँगा 5 मिनट के बाद। तो जब मैं 5 मिनट के 5 मिनट के बाद इसमें ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो चाय का जो टेम्परेचर है पहले से क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा, है ना। टेम्परेचर लो हो गया होगा। टेम्परेचर लो होने का मतलब क्या है कि भाई जो इसकी जो हीट है वो कहाँ जा चुकी है,
कहाँ जा चुकी है, सराउंडिंग में जा चुकी है ना। तो क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया किसका, बताओ किसका हुआ, ठीक है। तो मैटर हमारा यहाँ पे क्या है, ये है पूरा सराउंडिंग, बाहर इसके क्या है, पूरा का पूरा सराउंडिंग। तो सिस्टम टू सराउंडिंग क्या हो चुका है, हमारा एक्सचेंज हो चुका है। यानी कि यहाँ पे क्या हो चुका है भाई, यहाँ पे आपका एक्सचेंज होने लग गया है, कहाँ से, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में। तो अब देखो भाई, हमने क्या बोला, सिस्टम से सराउंडिंग में एक्सचेंज तो हुआ, लेकिन इन सिस्टम, हम किसे सिस्टम बोला, हमने गिलास को एक ऐसे सिस्टम बोल लिया, ठीक है ना, और गिलास के बाहर हमने सराउंडिंग कैसे बोल लिया। तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक और चीज़ पढ़ी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री, तो इसके बीच में क्या होगी, इसके बीच में क्या होगी, एक बाउंड्री होगी। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली चीज़ क्या होती है, बाउंड्री होती है, ठीक है। बाउंड्री जो होती है वो क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री क्या होती है, इट इज ए सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो सेपरेशन होता है उसी को हम क्या बोलते थे, बाउंड्री बोलते थे। मान लिया हमने क्या, ये बीकर है, हमने मान लिया कि ये इसकी बाउंड्री है ना, मान लिया हमने, हाइपोथेटिकली मान लो ये क्या है, बाउंड्री। क्योंकि बाउंड्री कैसी होती है, बाउंड्री जो है वो रियल भी हो सकती है और बाउंड्री क्या हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। बाउंड्री क्या होती है भाई, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है और बाउंड्री क्या हो सकती है, रियल भी हो सकती है। अब आप एक बात बताओ, जो बाउंड्री है वो सिस्टम और सराउंडिंग में, ठीक है, क्या इनसे इंटरेक्ट हुई, बताओ। बाउंड्री क्या सिस्टम से इंटरेक्ट हुई या सराउंडिंग से इंटरेक्ट हुई, देखो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो भी मैटर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, सिस्टम टू सराउंडिंग हो रहा है ना, सिस्टम टू क्या हो रहा है, सराउंडिंग। जैसे हम यहीं देखा हमने, तो यहाँ पे क्या थी, चाय जो थी, गर्म चाय थी, ठीक है, हॉट टी, और ये क्या होगी 5 मिनट के बाद जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो ये क्या होगी, कूल होगी, ठंडी होगी, ठीक है, कोल्ड होगी अभी। अब अगर ये बात कर लेते तो क्या हुआ, यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ हुआ भाई, ये एनर्जी जो थी है कहाँ ट्रांसफर होगी, सराउंडिंग में चलेगी, और उसको ले जाने वाला कौन था, हीट, है ना, कौन था, हीट। तो हीट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नॉट एनर्जी, ठीक है। हीट कोई एनर्जी नहीं है, ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो उसको ले जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टम से सराउंडिंग में इंटरेक्शन किसका हुआ, सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरेक्शन हुआ। यानी कि बाउंड्री हमेशा वो चीज़ होगी, ये क्या करेगी, कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेगी सिस्टम और ना ही सराउंडिंग से। तो बाउंड्री के बारे में अगर हम एक चीज़ लिखें तो बाउंड्री नेवर इंटरेक्ट with system and nor interact with surrounding। nor interact with surrounding, यानी कि बाउंड्री वो चीज़ है, एक तो सेपरेट कर रही है सिस्टम और सराउंडिंग को, और दूसरी बात ये ना ही सिस्टम से इंटरेक्ट होती है ना ही सराउंडिंग से क्या होती है, इंटरेक्ट होती है, ठीक है। अब बाउंड्री की अगर हम बात करें तो भैया बाउंड्री जो है, बाउंड्री रियल भी हो सकती है और बाउंड्री क्या हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। बाउंड्री में बी रियल और इमेजिनरी, ठीक है। तो बाउंड्री जो है वो रियल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता बाउंड्री के बारे में, ठीक है। तो बाउंड्री को भाई अगर हम क्या बोलें, बाउंड्री के बारे में बात करें तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है और बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है ना। अब जैसे देखो भाई, अब रियल और इमेजिनरी बाउंड्री का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही देख लो, जैसे आपने सिंपल एग्जाम्पल देखा होगा, हमारे घरों में क्या होता है भाई, यहाँ पे हमारा घर है, मान लो ये बाउंड्री है, ठीक है। अब बाउंड्री तो कुछ होती नहीं है, जैसे मान लो यही है, ये बिल्डिंग है, इसके बाहर है, कोई बाउंड्री लगी है नहीं, कोई तार बार नहीं लगी हुई है ना। अब इसने क्या बोल दिया, इस बिल्डिंग के मालिक ने बोल दिया कि ये बिल्डिंग क्या है, मेरी है ना, क्या बोल दिया, मेरी है। तो कोई क्या बाहर वाला आके इसमें कब्जा कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो बाउंड्री थी नहीं ना, कोई बाउंड्री थी क्या, रियल में कोई बाउंड्री नहीं थी, लेकिन इमेजिनरी हमने क्या बना ली, वहाँ पे बाउंड्री बना ली। हमने कहा कि ये ज़मीन हमारी है,
ठीक है। तो ये ज़मीन हमारी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे हमने कोई तार बाड़ नहीं लगाया हुआ था, है ना, ना ही कोई हमारी बाउंड्री, वहाँ पे कोई ईंट की दीवार नहीं थी, तो तब भी क्या थी, बाउंड्री थी। तो बाउंड्री कैसी होगी, इमेजनरी होगी, ठीक है। दूसरी बात देखो, अब मान लो एक राजा है, ठीक है, तो या फिर कोई बड़ा ऑफिसर है, उसने क्या किया, उसने एक जगह पे कहीं पर मकान ले लिया, ठीक है ना, कहीं सिटी में किसी शहर में मकान ले लिया, बिल्डिंग ले ली, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो बाउंड्री बना लेगा, है ना। ज़मीन ले ली, क्योंकि भैया अगर वो नहीं बनाएगा तो क्या होगा, बगल वाला क्या करेगा, एक थोड़ा बहुत क्या करेगा, 1-2 मीटर इधर उधर कर देगा उसको, है ना, बोल देगा वहाँ पे लगा देगा, और कुछ अपनी बाउंड्री खड़ी कर देगा और बोलेगा कि नहीं ये इतनी ही थी भाई, तेरी तो इतनी ही थी, तो आ नहीं रहा। अब उसे क्या पता, अगर वो कितने बहुत टाइम के बाद देखेगा तो उसे भी लगेगा अरे ये तो हाँ इतना ही होगा, 1-2 मीटर से उतना ज़्यादा क्या अंतर आता है ना। तो क्या होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सो सबसे पहले बाउंड्री खड़ी कर देगा। अब अगर एक दीवार यहाँ पे बना दी गई है तो ये क्या है, बाउंड्री है। ये बाउंड्री कैसी है, तो यहाँ पे बाउंड्री थी, तो ये बाउंड्री कैसी थी, ये इमेजनरी थी। पहले वाले केस में जो बाउंड्री थी वो कैसी थी, इमेजनरी, आप इमेजिन कर रहे थे। और लेकिन दूसरे केस में जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, रियल बाउंड्री होगी, ठीक है ना। कौन सी बाउंड्री होगी, रियल बाउंड्री। जैसे इसका एक और अच्छा एग्जांपल देखो, अगर हम इंडिया के मैप में जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो मैप में जाओगे तो क्या होगा, देखो अगर मैप में जाते हो तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर, ठीक है ना, देखो भारत और जो चीन का बॉर्डर है, अगर तुम यहाँ बात कर लेते हो, ठीक है, ये तो इधर को अगर तुम इंडिया और चाइना के बॉर्डर की बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं, तो इंडिया और जो चाइना के बॉर्डर को जो सेपरेट करती है वो कौन सी होती है, वो मैकमोहन लाइन होती है, ठीक है, मैकमोहन रेखा बोलते हैं उसे। तो ये क्या है, यहाँ पे कोई लाइन ऐसा कोई वो नहीं लगा, कोई तार बाड़ इस तरीके के कुछ नहीं है, ठीक है, एक इमेजनरी है, ठीक है, ये क्या है, एक इमेजनरी है, लेकिन बाउंड्री है ना, बाउंड्री तो है, इमेजनरी है लेकिन। और अगर तुम यहीं बात कर लेते हो, ठीक है, कहाँ बात कर लेते हो, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में बात कर लेते हो, ठीक है, तो क्या होती है, ये रेड क्लिप लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। रेड क्लिप ने एक आया और उसने नक्शे में खींच खांच के चले गया, है ना, उसको कुछ पता नहीं था, उससे कहा कि भाई इंडिया को कर दे, ठीक है, पूरा मैप इंडिया का मैप बना दे, वो मैप बना के चल दिया, ठीक है। पहले वैसे तो ये जो रेड क्लिप लाइन भी थी वो पहले क्या करती थी, पहले भारत और पूरा अफगानिस्तान को अलग करती थी, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत से ही मिला हुआ था, लेकिन बाद में अब जो ये लाइन है ये क्या करती है, भारत और पाकिस्तान का सेपरेशन है। तो यहाँ पे क्या वहाँ पे लगी हुई है, एक तार बाड़ लगी हुई है वहाँ पे, तो ये बाउंड्री, इसको खिसकाया नहीं जा सकता, इधर उधर नहीं किया जा सकता, है ना। अब चीन क्या है भाई, कुछ साल बाद यहाँ आ जाएगा, बोल देगा उत्तराखंड भी मेरा है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बाउंड्री क्या है, बाउंड्री तो है लेकिन क्या है, कैसी बाउंड्री है, इमेजनरी है। लेकिन ये जो बाउंड्री है वो कौन सी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है, ठीक है। तो बाउंड्री को समझ गए ना, तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है और बाउंड्री क्या हो सकती है, इमेजनरी भी हो सकती है। अगर इंटरेक्शन के बेसिस पर बाउंड्री की बात करें, देखो बाउंड्री और भी होती है। अगर ओपन और क्लोज सिस्टम के लिए बाउंड्री की बात करें, देखो पहले चलो अब मैं तुमको सिस्टम के टाइप बता देता हूँ, ठीक है। बाउंड्री पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ लिया, सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, बाउंड्री को भी पढ़ लिया। अब देखो हम क्या पढ़ लेते हैं, अगली चीज हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, बताओ भाई कितने टाइप होते हैं। सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, पढ़ा है आपने, बोलो बोलो, बताओ कितने टाइप के होते हैं। हाँ, क्या होता है, ओपन सिस्टम, और क्या होता है, क्लोज सिस्टम, और क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय, पढ़े होंगे सब, है ना। ये है 3 टाइप के क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं। अब देखो सिस्टम को हमने किस तरीके से क्या किया, इनको क्लासिफाई किया, क्या तरीका है जिसके बेसिस पर हम सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। तो किसके बेसिस पे करेंगे भाई, देखो अभी क्या बोला था, सिस्टम जो होता है, सिस्टम और सराउंडिंग में क्या होता है, मैटर और एनर्जी का क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना, यानी कि ट्रांसफर होता है। मैटर या तो मैटर ट्रांसफर होगा या तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। अब हम इन दोनों ट्रांसफर की ही बात करेंगे। देखो अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं, देखो एक चीज़ है मैटर और दूसरी चीज़ क्या है, एनर्जी, इनके ट्रांसफर की बात करेंगे, है ना भाई। देखिए सिस्टम क्या होगा, सिस्टम वही चीज़ तो है, सिस्टम से क्या हो रहा है, सराउंडिंग में चीज़ें जा रही हैं या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही हैं, ठीक है। तो अब बताओ अगर मैटर क्या है, मैटर जो है वो क्या हो रहा है, बताओ ओपन सिस्टम में क्या होगा, मैटर का ट्रांसफर होगा क्या, बताओ क्या मैटर का ट्रांसफर होगा, है ओपन सिस्टम है। देखो भाई सिंपल सी बात है, होगा मैटर का ट्रांसफर तो होगा, क्यों नहीं होगा, मैटर का भी ट्रांसफर होगा और क्या होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, उसी को तो ओपन सिस्टम बोलोगे,
ठीक है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर भी ट्रांसफर करता है और एनर्जी भी क्या करती है, ट्रांसफर करती है ना। अब देखो तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप क्या कर देते हो, जैसे आप कभी खाना बनाते हो और खाना बनाते वक्त देखना कि आप कोई सब्जी बना रहे हो मान लो, ठीक है, उसमें क्या होता है, पहले आप ज़्यादा पानी डाले रहते हो पकाने के लिए उसको, और धीरे धीरे आप क्या करते हो, नीचे से हीट उसमें टेम्परेचर देते रहते हो तो क्या होगा, उसका पानी सूख जाता है, होता है ना, कभी कभी सब्जी जल जाती है और ध्यान नहीं दोगे तो क्या हुआ, मैटर भी ट्रांसफर हुआ और क्या हुआ, पानी ट्रांसफर हुआ और एनर्जी भी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो दोनों चीज का ट्रांसफर हो रहा है। जब मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो जाए तो ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं, ओपन सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो ओपन सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ओपन सिस्टम आर दो सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी बोथ आर ट्रांसफर। ठीक है, ओपन सिस्टम आर दो सिस्टम in which matter and energy both are transferred, जिसमें दोनों का क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर कोई एग्जाम्पल बोले तो भाई एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, है ना। जैसे क्या कर दिया आपने, एक जैसे अभी मैंने दे दिया सब्जी वाला एग्जाम्पल दे दिया तुमको, है ना। आप एक क्या कर दो इस तरीके से, देखो एक इससे बढ़िया एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ। बताओ ह्यूमन बीइंग क्या है, बताओ इंसान क्या है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, कैसा सिस्टम होगा, है बताओ। क्या एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, अरे करता है, कर क्यों नहीं करता है है ना, एनर्जी का ट्रांसफर तो होता ही है। ठीक है, और मैटर का भी है। ठीक है, तो मैटर का भी ट्रांसफर इंसान करता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर करता है। ह्यूमन बीइंग जो होता है, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है, एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। समझ में आई बात है। ठीक है, तो मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है ना, और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, दोनों चीज़ों का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अगर दोनों चीज़ों का ट्रांसफर नहीं होता तो क्या होता, ये ओपन सिस्टम नहीं होता। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं एनर्जी तो ट्रांसफर होती है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है ना। अब जैसे तुमने क्या किया, देखो आपने क्या किया, प्रेशर कुकर में खाना बनाया। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना बनाया, क्या चावल कम हो जाएगा, नहीं होगा, चावल का अमाउंट तो वही रहेगा। आपने चावल बनाया तो चावल का अमाउंट तो उतना ही है, लेकिन क्या है उसमें से एनर्जी भाप के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, तो वो सिस्टम कैसा हो गया, ठीक है, क्लोज सिस्टम हो गया। तो ऐसे सिस्टम क्या हो गए, क्लोज सिस्टम। तो प्रेशर कुकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम और दो सिस्टम इन विच क्या हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर बट मैटर नॉट ट्रांसफर। ठीक है, तो मैटर ट्रांसफर नहीं होता है बट एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब तुम खुद इन दोनों के एग्जाम्पल दे दो, एक क्लोज सिस्टम का भी एग्जाम्पल दे दो और आइसोलेटेड सिस्टम का भी एग्जाम्पल दे दो। हाँ, प्रेशर कुकर हो गया इसका एग्जाम्पल क्लोज सिस्टम का, आइसोलेटेड का, हाँ आइसोलेटेड में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ना ही मैटर एक्सचेंज होगा, ना ही मैटर ट्रांसफ़र होगा और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बताओ आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ। हाँ, आइसोलेटेड बताओ आइसोलेटेड का। अरे आपने थर्मस फ्लास्क देखा है ना भाई, उसमें चाय रखते हो तो चाय क्या रहती है, गर्म ही रहती है, और चाय का अमाउंट भी उतना ही रहता है। अगर 2 गिलास चाय बना के ले जाओगे, 2 ही तो निकालोगे, 2 ही तो मिलेगी आपको, है ना। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के बाद उसमें भी चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाए। ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद तुम चाय पी रहे हो तो गर्म ही मिलेगी, है ना। तो 4 दिन के बाद तो नहीं होता। तो आइसोलेटेड सिस्टम है लेकिन क्या है, कुछ टाइम के लिए है। ठीक है, आप आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हो, कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या होगा, एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा। ठीक है, थर्मस फ्लास्क इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। यहाँ प्रेशर कुकर हो गया, ठीक है, प्रेशर कुकर हो गया इसका एग्जाम्पल, और इसका क्या हो गया,
इसका थर्मस फ्लास्क, ठीक है, थर्मस फ्लास्क। और एग्जाम्पल बताओ, अगर ब्रह्मांड की बात करते हो, यूनिवर्स किसका एग्जाम्पल है बताओ, है किसका एग्जाम्पल है? यूनिवर्स आइसोलेटेड ही तो है ना। यूनिवर्स से कहीं एनर्जी जा रही है क्या? कहीं नहीं जा रही है। और मैटर कहीं जा रहा है? यूनिवर्स में ही तो रहेगा। अरे भले ही इंसान भी तो एक यूनिवर्स का पार्ट ही है ना। तुमने क्या किया, एक खान है वहाँ से, खदान है वहाँ से क्या किया कि कोई कोयला निकाल के ले आए तुम, है ना, डायमंड निकाल के ले आए, ठीक है, कुछ भी लिया तो है तो यूनिवर्स में ही, वो यूनिवर्स से बाहर थोड़ा ना गया, ठीक है। तो पूरा, क्योंकि क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग को बना के तो मिल के ही तो क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है, ठीक है। तो यूनिवर्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है यूनिवर्स। जो आपका यूनिवर्स है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो बोलो, इतने में कोई दिक्कत? हमने सिस्टम को पढ़ लिया, ठीक है, सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। जहां मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होगी उसको हम बोल देंगे ओपन सिस्टम बोल देंगे, ठीक है। दूसरी बात, क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम हो जाएगा मैटर ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होगी। और तीसरा केस क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों ही क्या होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे। ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। ये हो गए टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के टाइप हो गए। अब अभी मैंने तुमको बताया था बाउंड्री वैसे तो जनरली तो रियल और इमेजिनरी बाउंड्री ये होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है देखो, जब आपका सिस्टम है, अगर हम सिस्टम के बेसिस पे बाउंड्री को पढ़ें, ठीक है ना, बाउंड्री को किसके बेसिस पे पढ़ें, सिस्टम के बेसिस पे पढ़ें, ठीक है। तो क्या होता है, सिस्टम के बेसिस पे अगर बाउंड्री को देखते हो तो बाउंड्री फिर से अलग अलग टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो देखो, बाउंड्री सिस्टम के बेसिस पे अलग अलग टाइप की हो सकती है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या होते हैं बाउंड्री के टाइप। देखो भाई, बाउंड्री है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम। सिस्टम के बेसिस पर अगर बाउंड्री का क्लासिफिकेशन करते हो तो देखो भाई, बाउंड्री क्या क्या हो सकती है, परमिएबल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नॉन परमिएबल भी हो सकती है ना। बोलो भाई, परमिएबल और नॉन परमिएबल बाउंड्री है, ठीक है ना। आपने क्या बना दी, मान लो आपके पास जो बाउंड्री है वो कैसी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है, ठीक है। आप अगर कुछ रख दोगे तो रियली तो हुई वो, ठीक है। आपने अपने सिस्टम के ऊपर क्या रख दिया, एक छन्नी रख दी, ठीक है। अब एक छन्नी रख दी। परमिएबल और नॉन परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिएबल जो अपने आप से कोई चीज़ को क्या कर दे, मैटर को अलाउ होने दे, आगे जाने दे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ऐसे को हम क्या बोल देंगे, परमिएबल बाउंड्री बोल देंगे। और जिससे कोई चीज़ आगे मैटर अलाउड नहीं हो पाएगा, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा पा रहा, सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आ, वो क्या हो गया, नॉन परमिएबल हो गया, ठीक है। तो बाउंड्री क्या हो सकती है, परमिएबल भी हो सकती है, बाउंड्री क्या हो सकती है, नॉन परमिएबल भी हो सकती है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, वैसे तो बाउंड्री जनरली दो टाइप की होती है, या तो रियल होगी या तो क्या होगी, इमेजिनरी। अगर रियल को पढ़ते हो तो रियल में परमिएबल और नॉन परमिएबल हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, परमिएबल में क्या होगा, मैटर एक्सचेंज होगा, मैटर का ट्रांसफर होगा, ठीक है। अगर मैटर का ट्रांसफर हो रहा है तो परमिएबल बाउंड्री है। इसमें क्या होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन परमिएबल बाउंड्री बोलेंगे, ठीक है ना। अरे सिंपल सी बात है, आपका मान लो ये सिस्टम है, अब ये सिस्टम से सराउंडिंग में कोई चीज़ जा रही है तो आपने क्या कर दिया, और वही चीज़ यहाँ भी होगी आगे, ठीक है। एडियाबैटिक और डायथर्मिक में यहाँ हीट की बात होती है, ठीक है, यहाँ हीट की बात होती है और यहाँ पे किसकी बात होती है, वर्क की बात होती है, ठीक है। तो क्या होगा, जब तुम्हारा ये सारे केस देखने को मिल रहे तो ये क्या होगा, ये आपका बाउंड्री का क्लासिफिकेशन हो जाएगा किसके बेसिस पे, सिस्टम के बेसिस पे, ठीक है। ये हो गया आपका सिस्टम के बेसिस पे बाउंड्री। अब अगली चीज़ देखते हैं, देखो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। अगली बात को देखो, अगली बात क्या है, अगली बात या अगली चीज़ अगर हम समझें तो क्या होगी। अब हमने कल क्या बात की थी, हमने बात की थी हीट और जो वर्क होता है, हीट और वर्क को हमको इसको समझना होता है बहुत ही, एनर्जी वाला टर्म मतलब, ठीक है ना। एक तो हमारा टर्म क्या है, मैटर वाला टर्म। मैटर वाले टर्म को हम ज़्यादातर समझते नहीं, मतलब ज़्यादा उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में जानते नहीं, क्योंकि मैटर का ट्रांसफ़र कम हम पढ़ते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र ज़्यादा पढ़ते हैं। तो जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो एनर्जी को ले जाने वाले मोड कौन है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है, हीट एंड वर्क,
क्या है, हीट एंड वर्क इज ए ट्रांसफर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये दोनों क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होते हैं। अगर आप इनकी बात करते हो, देखो समझो इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने क्या बोला था, कल हमने बोला था कि हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि भाई हीट क्यों नहीं एनर्जी होती है और वर्क क्यों नहीं एनर्जी होता है, मतलब ये बराबर नहीं होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, खाली मोड होते हैं ले जाने वाले। तो आप बताओ कैसे हो सकता है ये। देखो मैं अगर इस हीट और वर्क के लिए लिखता हूँ तो हीट और वर्क को थर्मोडायनेमिक में क्या बोला जाता है, पाथ फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाथ फंक्शन। अभी समझाऊंगा पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, इनको भी बताऊंगा, लेकिन इन्हें क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन होता है, क्यों होता होगा, देखो बताओ। देखो सिंपल सी बात है, आप समझो, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, इस ए पॉइंट पर हूँ और ए पॉइंट से पे कहाँ पहुँच गया, मैं बी पॉइंट पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुँच गया। मैं ए पॉइंट में था, यहाँ पे बैठा हुआ था, और ए से कहाँ पहुँच गया, मैं बी पॉइंट में पहुँच गया। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। ए पॉइंट से मैं कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुँचा तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट पर मेरा वर्क क्या होगा, 0। अरे क्या मतलब, इस पॉइंट पे जाऊँगा तब भी मेरा वर्क क्या होगा, 0 का। ठीक है। तो भाई यहाँ मेरा वर्क का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मेरे पास हीट क्या है, कुछ नहीं, जो भी है। यहाँ पे हीट क्या है, वो भी कुछ नहीं है। लेकिन आप बताओ मेरा वर्क कहाँ काउंट होगा, मेरा वर्क कब गिना जाएगा, जब मैं ए से बी के बीच में जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा क्या होगा, वर्क। भाई मैंने कितना वर्क किया वो ए और बी के बीच में ही तो गिना जाएगा, मतलब इस पाथ पे गिना जाएगा। भाई मैं यहाँ से जब क्या जा रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ से मार्केट जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से मार्केट जा रहा हूँ तो मेरा वर्क वही तो है। वर्क ना मेरा घर पे कोई वर्क है, ना मेरा मार्केट पहुँचने के बाद कोई वर्क है। मेरा एक्चुअल वर्क कहाँ पे है, उसके बीच में जो रास्ता, उसमें ही मेरा वर्क हो रहा है। वर्क वहीं तो हो रहा है ना। वर्क क्या हो रहा है, जब रास्ते में चल रहा हूँ तभी तो मेरा वर्क है ना। और दोनों पॉइंट पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन स्टेट्स पे ए और बी पे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इसका ए और बी से मतलब होता तो ये क्या हो जाता, स्टेट फंक्शन हो जाता। क्या हो जाता, स्टेट फंक्शन, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, स्टेट से होता है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक में स्टेट फंक्शन बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब किससे है, बोलो, इसका मतलब किससे, पाथ से। अरे है नहीं है, इसका मतलब किससे है, पाथ से है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, पाथ फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो पाथ फंक्शन क्या, कैसे फंक्शन होते हैं थर्मोडायनेमिक में, हम पाथ फंक्शन किन्हें कहते हैं बताओ। और प्रूफ भी हो गया, देखो है ना, प्रूफ भी हो गया। भाई यहाँ पे क्या है, क्या बताओ आप, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी। क्या मेरे ए पॉइंट पे कुछ एनर्जी नहीं होगी, अरे होगी, मेरे पास एनर्जी ऑब्वियसली होगी। और यहाँ पे खर्च होने के बाद बी पॉइंट पे जाऊंगा तब भी मेरी एनर्जी होगी। अब उससे इससे बीच में ये एनर्जी, यहाँ पे तो एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। किसका मतलब है, उसको चेंज करने वाला मोड क्या था, हीट ही तो था, है ना। जो मेरे क्या कर रहा था, या तो हीट था या फिर क्या था, वर्क था। या तो हीट था या तो क्या था, वर्क था। मान लो मैं क्या होना, मान लो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली से मैं पहाड़ आ रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली से पहाड़ आऊँगा तो दिल्ली में टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो वो वहाँ पे क्या, एक नॉर्मल एक कमीज में चल सकता है इंसान, है ना, एक शर्ट में चल सकता है। लेकिन जैसे वो पहाड़ आ जाएगा तो उसको पता है कि यहाँ तो ठंडा होना है ना, ठंडा होगा तो वो अपना जैकेट वैकेट निकाल लेगा। तो क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ क्या है। देखो उस पॉइंट पे मतलब था ना उसका, बताओ वहाँ पे उसकी एनर्जी क्या थी, जो भी एनर्जी थी कुछ और थी। अब यहाँ आके एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। और बीच में जो रास्ता था वो उसको उसके ले जाने का वो क्या था, हीट ही तो था। हीट नहीं तो बताया उसको, ठीक है, कि तू यहाँ पे गर्म हो रहा है और यहाँ पे क्या है, ठंडा हो रहा है। समझ में आई बात। तो वो क्या है, उसको ले जाने का मोड है। तो पाथ फंक्शन किसे बोलते हैं, पाथ फंक्शन। समझ में आ गई ना बात। तो पाथ फंक्शन क्या होता है, जो किस पर डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं तुम्हारे पाथ फंक्शन, वो फंक्शन होते हैं दोज फंक्शन विच डिपेंड अपॉन पाथ, नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम, कह सकते हो स्टेट का, नॉट डिपेंड अपॉन स्टेट, ठीक है। नॉट डिपेंड अपॉन एट ए स्टेट। स्टेट पे इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका मतलब कहाँ पे है, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है आपका कहाँ पे, पाथ पे मतलब है, ठीक है। रास्ते पे मतलब है इसका, रास्ते पे इसका मतलब है, और बाकी कहीं इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं थर्मोडायनेमिक में, पाथ फंक्शन। अगर तुमसे वही बोले वर्क और हीट क्या है, भाई वर्क और हीट क्या है, तो आप बोलोगे ये क्या है, पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये कैसे फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। पाथ फंक्शन किसे कहते हैं, तो पाथ फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो क्या होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं, उनको रास्ते से मतलब है, ठीक है। तो एक प्रूफ तो ये हो गया, एक तो हमने इस तरीके से इसका प्रूफ देख दिया। वैसे तो हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं,
ठीक है, अभी हम सिर्फ थर्मो का क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ थर्मो के बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं, यानी कि उसकी हम खाली थ्योरी को समझ रहे हैं। ठीक है, थ्योरी के बेसिस पे इसको समझ रहे हैं, तो थ्योरी के बेसिस पे ये कह सकते हो। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे तुमको और क्लियर हो जाएगा, फिर तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा, फिर तो क्लियर ही हो जाएगा। देखो एनर्जी होती क्या चीज़ है, हाँ, कैपेसिटी टू डू वर्क, ये होती है, ये डेफिनेशन होती है। अभी इसकी डेफिनेशन से भी प्रूफ करके दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, पहले इसको प्रूफ, इसको इतना नोट करो, इतना नोट करो, फिर करते हैं आगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या होगा देखो, तो समझे, देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कैपेसिटी ड्यू टू वर्क होती है। ठीक है, अब देखो भाई, मान लो एक इंसान है ए और एक इंसान है बी। ठीक है, कुछ भी नाम बोल दो। अब ए जो है वो क्या है, एक रनर है। ठीक है, ए क्या है, धावक है, मिल्खा सिंह है। ठीक है, ये धावक है, ये रनर है। ठीक है, ये रनर है, और ये क्या है, ये बेचारा पप्पू है। ठीक है, और पप्पू तो कोई रनर होता नहीं है, ये मिल्खा सिंह है, ये तो भागता है। ठीक है, ये मिल्खा है, और ये क्या है, ये पप्पू है, ये कुछ भागता आगता कुछ नहीं है, ये खाली है। ठीक है, बेकार का इंसान है। देखो अब होता क्या है, देखो इसका जो रनिंग जोन है वो क्या है, ये लगभग 10 किलोमीटर दौड़ लेता है। कितना दौड़ता है, 10 किलोमीटर दौड़ता है, और रोज़ दौड़ता है। ठीक है ना, रोज़ दौड़ता है। और ये जो है, ये क्या होता है, ये जाता है इसके साथ है, लेकिन ये कभी इसके साथ वापस नहीं आता। इसका मतलब क्या है, ये 1-8 किलोमीटर दौड़ता है, बस थक जाता है, कभी एक दौड़ता है, कभी आधा दौड़ता है, और फिर ये घर को आ जाता है वापस। ठीक है, तो ये क्या है, ये पप्पू है, ये ऐसा ही है, बेकार है। देखो अब आगे क्या होता है। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन मिल्खा सिंह नहीं दौड़ा। ठीक है, ये क्या होता है, 0 किलोमीटर दौड़ा, और इसको पता नहीं क्या जोश आया, कहाँ से आया, और ये 10 किलोमीटर दौड़ गया। ठीक है ना, और इसको क्या आ गया, इसको जोश आ गया, इसने कहा आज ये नहीं दौड़ा, आज मैं दौड़ के दिखाता हूँ, और ये 10 किलोमीटर रनिंग करके आ जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा हुई है, कैपेसिटी किसकी ज़्यादा हुई, बताओ। देखो अगर मैं वर्क निकालूं, अगर मैं आज का वर्क निकालूं, एक दिन का वर्क निकालूं, तो किसका ज़्यादा है भाई, बताओ किसका ज़्यादा है। आज तो इसने वर्क ज़्यादा किया, लेकिन इसने क्या किया, वर्क ज़्यादा नहीं किया। अब बताओ कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, अरे इसी की तो ज़्यादा है, ये तो रोज़ दौड़ता है ना। कैपेसिटी का मतलब क्या, जो रोज़ दौड़ेगा उसी की तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी। मान लो एक क्लास में एक बच्चा है, और वो क्या है, वो हर हमेशा टॉप आता है। ठीक है, मान लो रोज़ टेस्ट, जो भी मंथली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, उसमें वो टॉप करता है। ठीक है ना, और क्या पूरी क्लास में वो टॉप करता है हर टेस्ट में। और एक दूसरा है, वो क्या होता है, वो टॉप ऑफ नहीं करता, और एक बार में चीटिंग वीटिंग मार के क्या करता है, टॉप आ जाता है। ठीक है, तो आप बताओ क्या कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, नहीं है ना। अगर एक बार उसने चीटिंग कर ली तो एक ही बार तो आएगा, उसके बाद तो नहीं आएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी किसकी ज़्यादा हुई, कैपेसिटी मिल्खा की भागने की ज़्यादा होगी, है ना। और आप बताओ वर्क तो इसने ज़्यादा कर लिया, वर्क किसने कर लिया ज़्यादा, इसने कर लिया, लेकिन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, और एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ड्यू टू वर्क होती है, यानी कि वर्क। ठीक है, तो क्या हो गया बताओ, गड़बड़ होगी ना बात। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया भाई, कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा है वही तो ज़्यादा वर्क करेगा, रोज वही ज़्यादा वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे वर्क किसने ज़्यादा कर दिया, इसने ज़्यादा कर दिया। तो वर्क एक पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाला जाता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, वर्क क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन होता है, ऐसा नहीं कि हर हमेशा के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, इस बात से भी प्रूव हो गया है कि क्या होता है भाई, वर्क एनर्जी नहीं होता है। वर्क क्या होता है, सिर्फ एनर्जी को ले जाने वाला है, क्या होता है, मोड होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। बात समझ में आ गई। तो वर्क क्या होता है, सिर्फ एक ट्रांसफर, एनर्जी को ट्रांसफर करने का मोड होता है, ना कि खुद एक एनर्जी होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस बात से भी आप समझ सकते हो कि भाई वर्क कैपेसिटी को क्या कर रहा है, वर्क कभी भी कैपेसिटी को डिफाइन ही नहीं करता। और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी तो होती है कैपेसिटी ड्यू टू वर्क, है ना। क्या काम करने से कैपेसिटी आई, कहाँ आई भाई, कैपेसिटी थोड़ा ना पता चली, कैपेसिटी तो इसी की ज़्यादा है। क्या एक दिन ये दौड़ गया तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ऐसा तो है ही नहीं।
ठीक है। तो बिल्कुल भी ये बात क्या हो जाती है, गलत प्रूव हो जाती है। तो गलत प्रूव हो चुका है, इसका मतलब वर्क और जो हीट है वो क्या होते हैं, एनर्जी नहीं होते, एनर्जी को ले जाने वाले मोड होते हैं। तो आप आज से क्या बोलोगे, हीट एंड वर्क इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होते हैं। ये कभी भी एनर्जी को एनर्जी नहीं होते, एनर्जी को ले जाने वाले सिर्फ क्या होते हैं, मोड होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर होना चाहिए। तो बात मैंने पहले ही बता दी थी, सिर्फ इसका प्रूफ करा रहा हूँ, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ तुमको, कल से यही बात तो बता रहा हूँ मैं, है ना। तो ये क्या होते हैं और यही हमको पढ़ना है। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा हीट और वर्क में अब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, थोड़ा सा वर्क और हीट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। बताओ, बता सकते हो क्या हीट और वर्क में क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, वर्क और हीट में, बताओ वर्क और हीट में क्या अंतर हो सकता है, हैं? बताओ वर्क और हीट में क्या अंतर है, वर्क और हीट में अंतर तो है ही ना, वर्क भी एक मोड है ले जाने का, और क्या है, वर्क और हीट भी एक क्या होती है, मोड होती है। लेकिन अंतर क्या होता है, देखो तो अंतर मैं तुम्हें बताता हूं। देखो मान लो हमने क्या किया, ये एक पिस्टन सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है, हमारा एक बीकर है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है, ठीक है। अब देखो भाई, आज तुमको एक और चीज़ समझ में आ जाएगी कि वर्क और हीट को निकालते किसके लिए हैं। बहुत से बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो थर्मोडायनेमिक को क्वेश्चन कैसे देता है, बहुत इजी क्वेश्चन देता है। थर्मो के क्वेश्चन टफ नहीं होते, थर्मो के क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन थर्मो के क्वेश्चन को पहचानना बहुत टफ होता है, समझ रहे हो ना। वो क्या दे देगा, वो तो सिंपल सा पूछ देगा, अभी पूछ देगा। देखो अगर इस सिस्टम के लिए वो क्या पूछ देता है, देखो अगर वो सिस्टम के लिए बात करता है तो सिस्टम का कौन सा कॉन्सेप्ट सिस्टम का होता है, कौन सा सराउंडिंग का होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी बताता हूँ, देखो आगे इस चीज़ को समझोगे आगे। देखो हमने क्या किया, ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लिया और हमने क्या किया, देखो अगर आप इसको धीरे धीरे क्या करते हो, धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करते हो, ठीक है ना, धीरे धीरे इसका क्या करते हो, इसका एक्सपेंशन करते हो धीरे धीरे, तो ये सारे गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, आराम से बाहर को निकलेंगे, है ना। क्या होगा, आराम से बाहर को निकलेंगे। इसका एक्सपेंशन करो, आप पिस्टन सिलेंडर सिस्टम को उठाओगे, अभी तक गैस क्या है, नीचे गैस भरी हुई है, और गैस क्या हुई है, हाईली प्रेशराइज्ड है, उसका बहुत ज़्यादा क्या है, प्रेशर में। तो धीरे धीरे आपने उठाया तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक ऑर्डर्ड वे में ऊपर की ओर आएंगे, है ना, ऑर्डर्ड वे में क्या होंगे। या मान लो आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल रख दिए, यहाँ पे कुछ पार्टिकल रख दिए, ठीक है। अब ये पार्टिकल क्या होंगे, जैसे ही गैस को इसको एक्सपांड करोगे, नीचे से धक्का लगेगा तो क्या होगा, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है ऑर्डर्ड वे में ऊपर को जाएंगे, जाएंगे ना, ये इस तरीके से तो ऊपर को जाएंगे, कहीं भी थोड़ा ना जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होंगे, एक ऑर्डर्ड वे में क्या होंगे, ऊपर की ओर मूव करेंगे। लेकिन दूसरी चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, टेम्परेचर। अगर आप यहाँ क्या कर देते हो, यहाँ बहुत सारे वेट रख देते हो, अब इसको कंप्रेस करते हो, आप दबाते हो, क्या करते हो, इसको कंप्रेस करते हो। ये क्या करते हैं, आपने एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन का मतलब इसको धीरे धीरे खोलना, ब्रेक करना, ठीक है, और इसको कंप्रेस कर दिया और दबाया, दबाया, इसको एक्सपेंड का मतलब खींचना, और कंप्रेस का मतलब दबाना, इसको आपने और नीचे कंप्रेस कर दिया, थोड़ा नीचे लेके आया, इसमें गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए थे। अब आप बताओ मेरे भाई, ये क्या, जैसे ही आप इसको कंप्रेस करोगे, नीचे को दबाओगे, तो ये क्या होंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल जो अंदर हैं, ये एक ऑर्डर्ड वे में अंदर जाएंगे क्या, जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनका क्या होगा, जैसे तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या होंगे, आपको मैंने केटीजी पढ़ाया था इसके पहले, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करने लगते हैं, रैंडम मोशन करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, कहीं भी चले जाने लग जाते हैं, उल्टा सुल्टा दौड़ने लग जाते हैं, रैंडम मोशन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो बात समझ आई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, एक ऑर्डर्ड वे में होता है, किस में होता है, ऑर्डर्ड होता है, ठीक है, ऑर्डर तरीके से होता है। लेकिन वो हीट क्या होती है, हीट डिसऑर्डर होती है, ठीक है, डिस क्या, जो हीट होती है वो क्या होती है, डिसऑर्डर्ड होती है। समझ में आएगी बात। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर्ड वे में होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑर्डर्ड वे में अरेंज होता है, अरेंज इन ऑर्डर्ड वे, ठीक है, अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड वे। और ये क्या होता है, डिसऑर्डर्ड होता है,
पूछा भी जाता है हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है। तो हीट जो होता है वो क्या होता है, डिसऑर्डर्ड होता है, जबकि वर्क क्या होता है तुम्हारा, ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड वे में होता है। ठीक है, बात समझ में आई। और हीट और वर्क किसका कॉन्सेप्ट है, ये सिस्टम के लिए कभी डिफाइन नहीं होते हैं। किसके लिए डिफाइन होते हैं, सराउंडिंग के लिए डिफाइन होते हैं। किसके लिए डिफाइन होते हैं, सराउंडिंग के लिए। ठीक है, इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सराउंडिंग। ठीक है ना, क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सराउंडिंग होता है। और वर्क की अगर बात करते हो तो ऑर्डर्ड वे। ठीक है ना, ये ऑर्डर्ड मैनर में होता है। और जो हीट होती है, हीट क्या होती है, डिसऑर्डर्ड मैनर में होती है। ठीक है, वो सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, वो सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट जो डिसऑर्डर्ड वे में होता है उसी को हम बोलते हैं हीट। ठीक है, तो हीट क्या हुआ, हीट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, विच इज डिसऑर्डरलेस। ठीक है, आप ये बोल सकते हो, डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हो, हीट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सराउंडिंग, हीट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सराउंडिंग concept of surrounding in disordered manner, in a disordered manner, जो डिसऑर्डर्ड तरीके से होता है। ठीक है, और वर्क क्या होता है, ठीक है, वर्क इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सराउंडिंग विच अरेंज इन ऑर्डर्ड मैनर, विच अरेंज इन ऑर्डर्ड मैनर। ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम सिस्टम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम से होते हैं तुम्हारे के दोनों के दो किसके लिए डिफाइन होते हैं, सिस्टम के लिए। बात समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है ना, दोनों के दो सिस्टम के कॉन्सेप्ट हैं। अब देखो सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, इसको भी अगर समझ लेते हो। देखो सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, नहीं सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, सराउंडिंग का तो है ही, सिस्टम का क्यों नहीं है। देखो अब अगर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कुछ पार्टिकल हैं, ये देखो, और आप अब इसको ये वेट कर दिया आपने, इसमें कुछ टुकड़े रख दिए। ठीक है, कोई मैटर रख दिया, देखो समझो, पहले देख लो इसको, ये मैटर रख दिया आपने, और इसको क्या करते हो आप, नीचे लेके आते हो, कंप्रेस करते हो। देखो समझो इसको, देखो इसको आपने क्या किया, कंप्रेस किया, नीचे लेके आए। ठीक है, नीचे लेके आए तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, और ये जो पार्टिकल हैं क्या होंगे, जस्ट इसी तरीके से तो नीचे आएंगे, ये क्या आएंगे, ऑर्डर्ड वे में नीचे आएंगे। और जब भी कोई चीज़ ऑर्डर्ड वे में आती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क। मतलब वर्क क्या होता है, ऑर्डरली होता है ना। अरे खुद ही बताओ, आप काम कर रहे हो ऑर्डर्ड वे में तो करते हो, डिसऑर्डर्ड तरीके से वर्क होता है क्या, नहीं होता। लेकिन हीट क्या, हीट में गैस के मॉलिक्यूल एक्सपांड होते हैं। ठीक है, वो खींचते हैं, फैलते हैं, तो वो क्या है, वो कहीं भी जा रहे हैं, डिसऑर्डरलेस हैं। ठीक है, उनमें क्या आ जाती है, रैंडमनेस आ जाती है, तो डिसऑर्डरलेस। ठीक है, तो ये वर्क हो रहा है। अब देखो, लेकिन जैसे ही ये कंप्रेस हुआ तो आप खुद ही बताओ, जैसे ही ये कंप्रेस होगा तो क्या होगा, देखो भाई जैसे ही ये कंप्रेस होगा तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बताओ, अरे ये क्या हो जाएंगे, फिर से रैंडम मोशन करेंगे, अंदर वाले तो रैंडम मोशन करेंगे ना। लेकिन मैं इसे क्या बोलूं, मैं इसे वर्क बोलूं या फिर हीट बोलूं, बोलो क्या बोलूं बताओ। देखो क्योंकि मैं किसके बेसिस पे देखता हूं, हमेशा जब भी इसे देखा जाता है किसके बेसिस पे देखा जाता है, सराउंडिंग के बेसिस पे देखा जाता है। आपको बोल दिया जाएगा वर्क है और तुम कहोगे अरे ये तो क्या है, ये तो डिसऑर्डरलेस हो रहा है, ये तो हीट है। तो कभी भी मैं तुमको एक बात बता देता हूं, जो तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारी ये चीज़ें हैं वर्क और हीट, वो किसके लिए डिफाइन होती हैं, सराउंडिंग के लिए डिफाइन होती है। सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है उसका। ठीक है, सिस्टम के लिए डिफाइन हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो किसके लिए डिफाइन होते हैं, तो ये वर्क हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग, तो ये सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें एक नोट करके एक लिख लेना, वर्क एंड हीट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सराउंडिंग, वर्क एंड हीट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सराउंडिंग, ये कॉन्सेप्ट है सराउंडिंग का भाई, सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं, सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो किसका कॉन्सेप्ट है, इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सराउंडिंग, ये सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो आपने क्या किया, जब ये डिसऑर्डरलेस होता है इसको हीट बोल देते हैं। ठीक
ठीक है। और जब ये ऑर्डर्ड वे में होता है तो इसे क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और हीट और वर्क को मैंने तुमको डिटेल में समझा ही दिया है क्या होता है, तो आप बोल सकते हो ऑर्डर्ड मैनर होता है, ठीक है। वर्क जो होता है ऑर्डर्ड मैनर में होता है। और क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है सराउंडिंग का। और हीट भी सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो क्या होता है, डिसऑर्डरलेस होता है, ठीक है। और इन चीज़ों को हम किसके लिए पढ़ते हैं, सराउंडिंग के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। अब तुमसे बोल दिया जाएगा, देखो क्वेश्चन थर्मो में क्या बोल देगा, वहाँ पे लिख के दे देगा, क्या कुछ क्वेश्चन बना के उसने दे दिया, और वहाँ पे दे दिया इट इज ए कॉन्सेप्ट, क्या बोल दिया, डिफाइन वर्क फॉर सिस्टम, है ना, सिस्टम। अब लोग निकालते रहे W इज इक्वल टू, है ना, वर्क इक्वल टू PdV फॉर्मूला लगा रहे हैं, और वहाँ से निकालते रहे, थर्मोडायनेमिक के सारे फॉर्मूले रटे और लगाने में लग रहे हैं। अरे गधे, पहले समझ तो ले कॉन्सेप्ट को। वो पूछ किसके ले रहा है, वो तो पूछ ही नहीं रहा है। निकालना होता तो सराउंडिंग के लिए पूछता ना, वो किसके लिए, वो तो सिस्टम के लिए पूछ रहा है। तो तुम निकाले जा रहे हो, और वो डायरेक्ट यहाँ पे दे देगा, आंसर दे देगा, या तो 0 दे देगा या नॉट डिफाइन दे देगा। बच्चा उसके तरफ जाएगा ही नहीं, है ना। वो क्यों जाएगा, वो निकालने में लगे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या रखेगा, देखो उसने प्रेशर दे दिया, फॉर ए सिस्टम प्रेशर इज दिस और वॉल्यूम इज दिस, हो गया। और उसने क्या बोल दिया, फाइंड दी वर्क, ठीक है। और पीछे से क्या लिख देगा, एक ही वर्ड होता है, वो वर्ड को सब लोग इग्नोर कर देते हैं, और वर्ड क्या होता है, वो लिख देगा फॉर सिस्टम या फिर फॉर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के लिए बोल रहा है, तो आपको समझना है किसके लिए बोल रहा है, ठीक है ना। आपको हर हमेशा नहीं निकाल देना है, कभी तो क्वेश्चन आसानी से ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो निकाल लेगा भाई। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो तभी निकाल पाओगे जब क्वेश्चन को समझोगे, है ना। न्यूमेरिकल भी तो तब करोगे जब कॉन्सेप्ट को समझोगे। समझ में आई बात, तो क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में आई, ठीक है। ये बात होती है। अब हमको क्या करना होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम की प्रॉपर्टीज या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है, देखो ठीक है। तो प्रॉपर्टी भी हम किसके बेस पे देख सकते हैं, एक तो हम साइज ऑफ मैटर के बेस पे देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, साइज ऑफ मैटर के बेस पे हम प्रॉपर्टी को देखते हैं। और दूसरा हम किसके बेस पे देखते हैं, आप इंटरेक्शन के बेसिस पे भी प्रॉपर्टी को समझ सकते हो। इंटरेक्शन के बेसिस पे प्रॉपर्टीज को समझ सकते हो। दूसरा साइज ऑफ मैटर के बेसिस पे प्रॉपर्टी को समझ सकते हो। देखो भाई, अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक तो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एक क्या होती है, इंटेंसिव होती है, दूसरी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में, पढ़ेंगे आगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आप यहाँ से देखते हो तो यहाँ से फिर इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। कुछ होती हैं आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है, और दूसरा क्या होती है, नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अगर मैं आपसे बोलूं, देखो कौन सी प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और कौन सी प्रॉपर्टी नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, देखो समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को समझो तभी बातें समझ में आएंगी, ठीक है ना। देखो एक तो साइज के बेसिस पे समझते हैं, साइज के बेसिस पे कैसे समझेंगे अभी समझ में आ जाएगा। जब हम एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ेंगे तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कौन सी चीज़ मैटर पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, कौन सी चीज़ मास पे डिपेंड नहीं करती है, उस बेस पे इनको क्लासीफाई कर दिया गया, ठीक है ना। वैसे तो इसमें एक और होता है, मास और मोल के बेस पे भी करते हैं उसको, ठीक है। वो तो सिंपल ही है, मास और मोल कैलकुलेटेड होता है, ठीक है, तो उससे दिक्कत नहीं। देखो थर्मोडायनेमिक और नॉन थर्मोडायनेमिक, तो ये क्या होती है, जो हम स्टेट के लिए डिफाइन करते हैं। किसके लिए डिफाइन करते हैं, एट ए स्टेट, किसी स्टेट को जो बता रही होती है वो प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। और नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो स्टेट को डिफाइन नहीं करती है, नॉट डिफाइन स्टेट, ठीक है। जो स्टेट को डिफाइन नहीं करती है उन प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। और जो स्टेट को डिफाइन करती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है,
थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब आप खुद ही बता दो हीट और वर्क क्या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हैं या नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हैं? हाँ, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टेट को डिफाइन नहीं करती। स्टेट को डिफाइन करती हैं, ये नहीं करेंगी ना, नॉन थर्मोडायनेमिक। हाँ, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हुई ना। तो देखो समझ में आ गई बात। तो क्या होते हैं, ये स्टेट को डिफाइन नहीं करते हैं, तो हीट एंड वर्क विल भी क्या हो जाएगी तुम्हारी? नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। देखो भाई, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ही नहीं है और तब भी हम इनका क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो कितने तरीके से प्रूव हो जाती हैं ये बातें, ठीक है। तो ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ही नहीं है, तब भी हम इनको पढ़ते हैं क्योंकि ये स्टेट को डिफाइन नहीं करती है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को हम किसके बेसिस पे निकालते हैं? हम इनको निकालते हैं किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? स्टेट के बेसिस पे, ठीक है ना, स्टेट के बेसिस पे। और मेजर के मेजरेबल भी होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगी, जो स्टेट को डिफाइन करेगी। हाँ, मतलब स्टेट का मतलब किसी जगह पे जो किसी चीज को बता रहे हैं ना। हीट और वर्क क्या था, पाथ पे डिपेंड करा, तो पाथ फंक्शन होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। देखो स्टेट का अरे मैंने बता तो रखा था, जैसे क्या होता है, आप यू की बात कर लेते हो है ना, क्या होती है तुम्हारी इंटरनल एनर्जी की बात करते हो, एंथैल्पी की बात करते हो, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हो, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की बात करते हो। ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये स्टेट के लिए डिफाइन होंगी। अरे भाई बताओ, यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम्हारी कुछ एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे एनर्जी होगी। ये तो ये है, तो ये देखो समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट है, इन पॉइंटों के बीच पे आप एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो ये स्टेट को डिफाइन करी, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगी तुम्हारी? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, स्टेट को डिफाइन करती हैं। समझ में आ गई बात। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी समझ में आ गया, जो क्या करती है, स्टेट को डिफाइन करती हैं। और देखो समझ में आ रहा है ना। तो इंटरेक्शन के बेस पे हम कैसे देख सकते हैं अरे भाई यही तो होगा, इंटरेक्शन के बेस पे क्या होगा, मैटर एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ठीक है। मैटर वाली प्रॉपर्टी साइज ऑफ, जो साइज पे डिपेंड करते हैं, देखो एक तो क्या कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या कर रहा है, इंटरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हुई और ये नॉन थर्मोडायनेमिक, ठीक है। बात समझ आई? इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करना है वो किस पर करना होगा भाई, हीट और वर्क को तो हम निकालेंगे, खैर इसको तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा वो किसको प्रॉपर पढ़ने का रहेगा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बेस पर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आएंगे, ठीक है ना। अब क्या होते हैं, देखो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तुमको समझना पड़ेगा। देखो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखो, थर्मो में क्या होता है, तुम सोच रहे हो कि बहुत सारे क्लासिफिकेशन करवा दिए हैं, लेकिन अभी इनको डिटेल में नहीं पढ़ा है। देखो भाई, जब तुम इन क्लासिफिकेशन को समझ जाओगे ना, तुम्हारे थर्मो की एक क्या बन जाएगी, एक तुम्हारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तुमको जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे होगे, तुम्हारे दिमाग में एक बात निकल के आ जाएगी, हाँ हमने थर्मो में ये चीज़ तो पढ़नी ही नहीं है। कौन सी चीज़ तुम्हें पढ़नी है और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है, तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा वहाँ से, ठीक है। 2 रास्ते तुम्हारे साफ हो जाएंगे। यानी कि इस तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट दोनों ही क्लियर होंगे। अदरवाइज क्या होगा, अब मैं फर्स्ट लॉ अगर मैं पढ़ा रहा होता अभी तक, तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सारे हो जाते। देखो अब क्या है, मेरे को जो पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। देखो तो थर्मोडायनेमिक अगर प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं तो इसका क्या होता है, देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक में भी क्या होती हैं, 2 टाइप की आपकी जनरली प्रॉपर्टी होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है। या आप इनको सिंपल सा 3 तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हो। एक तो होते हैं आपके बेसिक, ठीक है, एक तो क्या होते हैं, बेसिक पैरामीटर होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होते हैं, फंडामेंटल, दूसरे फंडामेंटल होते हैं, और तीसरे क्या होते हैं, डिराइव्ड होती हैं, ठीक है। एक तो पैरामीटर ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, तीसरे क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। डिराइव्ड मतलब जिनको क्या किया जाता है, किनकी हेल्प से जिसे निकाल लोगे उसी को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड बोलते हैं, है ना। आपने ये चीज़ कहाँ पढ़ी होगी, फिजिक्स में पढ़ी होगी, ठीक है, फिजिक्स में है। हाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और मूल राशियाँ पढ़ते थे ना, तो ड्राइव्ड व्युत्पन्न जो क्या होती, जो मूल राशियों से निकल के आती थी उसे हम क्या ड्राइव्ड बोलते थे, ठीक है। देखो अब बेसिक पैरामीटर की बात करते हो तो बेसिक पैरामीटर क्या क्या है, देखो बेसिक पैरामीटर क्या क्या है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। अगर इनकी अगर हम बात कर लेते हैं, देखो समझना बेसिक क्या क्या होंगे, जिनको बेसिक को आप सिंपल सा क्या कह सकते हो, या इनको आप दूसरा ये भी कह सकते हो, डायरेक्ट मेजरेबल और इनडायरेक्टली मेजरेबल, ठीक है। आप इनको, इन दोनों को देखो, फंडामेंटल और जो डिराइव्ड होते हैं ना, इनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, तो आप इनको क्या बोल सकते हो,
इनडायरेक्टली मेजरमेंट कह सकते हो, ठीक है, इनडायरेक्टली मेजरेबल। और ये क्या होते हैं, ये डायरेक्ट मेजरेबल होते हैं। देखो सिंपल सा मैं तुम्हें बता देता हूँ, डायरेक्ट मेजरेबल, सिंपल सा इसका क्लासिफिकेशन ही आप ये कर लो, डायरेक्ट मेजरेबल। बताओ डायरेक्ट मेजरेबल कौन कौन होते हैं, कौन कौन सी यूनिट ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट मेजर कर सकते हो? बताओ किनको कर सकते हो हैं? अरे भाई प्रेशर है ना, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनको क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेजर तो कर सकते हो। भाई इस रूम का टेम्परेचर कितना है तो डायरेक्ट मेजर करेंगे हम, है ना, टेम्परेचर को मेजर करेंगे, प्रेशर को मेजर करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये चारों चीजें जो होती हैं ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, बेसिक पैरामीटर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक पैरामीटर का मतलब क्या है, डायरेक्टली मेजरेबल। ये चीजें डायरेक्टली मेजरेबल होती हैं, ठीक है। तुम समझो तुमको निकालना क्या है, तुमको कहां तक पहुंचना है वो अब मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट फ्लो में चीजें आसान होती है। देखो फंडामेंटल क्या होते हैं, देखो फंडामेंटल किनको कहते हैं, फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत, जो चीजें किसी पे क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, बेस्ड होती हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल वो चीज होती हैं जो कहीं ना कहीं क्या हो रहे होंगे, इंटरेक्शन जब हो रहे होंगे, हमने क्या पढ़े थे, जब भी इंटरेक्शन होती है तो सबसे पहली चीज क्या होती है, थर्मो के कुछ लॉ होते हैं जो थर्मो के लॉ से निकल के आते हैं, ठीक है ना। ऐसी यूनिट जो थर्मोडायनेमिक के लॉ से निकल के आएंगी उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये IIT जैम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे दिए थे, विच इज फंडामेंटल यूनिट्स। अब आप बता दो मुझे, बताओ कौन कौन होगा। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ GH, इन चारों में से कौन सी यूनिट ऐसी है जो क्या है, फंडामेंटल है, बताओ। पढ़े हो आपने भी तो पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा है ना, उसमें अगति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम पढ़ा होगा, पढ़ा है, बताओ। तो फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है, इंटरनल एनर्जी को निकालते हैं, और सेकंड लॉ से क्या निकालते हैं, एंट्रोपी निकालते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड है, ये जो है जो इंटरनल एनर्जी, हम इसको किससे निकालते हैं, फर्स्ट लॉ से निकालते हैं, और इसको किससे निकालते हैं, ये क्या एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम किससे निकालते हैं, सेकंड लॉ से निकालते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, फंडामेंटल हो गए, और यही इंपॉर्टेंट भी होते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक में हमको 0th लॉ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, थर्ड लॉ उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, हमारे लिए काम का क्या है, फर्स्ट लॉ है और क्या है, सेकंड लॉ है। समझ में आ गई बात। तो फंडामेंटल क्या होते हैं, जो कहाँ से निकल के आते हैं, लॉज ऑफ थर्मो से निकल के आते हैं। किससे निकल के आते हैं, लॉज ऑफ थर्मो से, थर्मो के लॉ से जो निकल के आते हैं। और थर्मो के लॉ से भी देखो, मैं सिर्फ यहाँ पे 2 बातें बताऊंगा, क्योंकि 2 चीजें जो 2 यूनिट्स हैं तुम्हारी वो निकल के आएंगी, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ये ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं फंडामेंटल, और ये बेसिक यूनिट्स या बेसिक पैरामीटर्स इनको कह सकते हैं, बेसिक यूनिट्स, बेसिक पैरामीटर्स। अब देखिए भाई, जो लॉज ऑफ थर्मो से निकल के आती हैं, ठीक है, थर्मो के, अगर मैं फर्स्ट लॉ से निकल के फर्स्ट लॉ की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ से तुम्हारी इंटरनल एनर्जी निकल के आती है। अगर मैं सेकेंड लॉ से बात करूं, सेकेंड लॉ निकालता है एंट्रोपी को, यानी कि इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी दोनों ही क्या होती हैं तुम्हारी, दोनों ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। बात समझ आ गई, बोलो फंडामेंटल यूनिट समझ में आ गई ना। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होंगी, जो थर्मो के लॉ से निकल के आएंगी। देखो भाई समझो, इन तीनों को समझो, यही तो पढ़ने हमको, बार बार आपको यही टर्म तो आएंगे। आप डेल्टा यू निकालोगे, डेल्टा एच निकालोगे, डेल्टा जी निकालोगे, डेल्टा ए निकालोगे, है ना, कहीं प्रेशर पूछ लेगा, कहीं टेम्परेचर पूछ लेगा, कहीं वॉल्यूम पूछ लेगा। आप समझो, आपको जब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम निकालना है, आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगा दोगे, PV = nRT निकाल दोगे, वहाँ से काम खत्म हो जाएगा ना। तो ये बात होगी। अब अगर तुमसे क्या पूछ दे, अगर तुमसे पूछ दे भाई तू क्या निकाल के ला, एंट्रोपी निकाल के ला, तू क्या निकाल के ला, इंटरनल एनर्जी निकाल के ला, तो तुमको क्या करना, फर्स्ट लॉ से उसको क्या करोगे, ड्राइव करोगे, सेकेंड लॉ से ड्राइव करोगे, ठीक है। अब लास्ट में अब बचे क्या भाई, देखो अभी ये वाले टर्म तो आए ही नहीं, है ना। ये वाले देखो क्या है, जो तुम्हारा एंथैल्पी है ना, गिब्स फ्री एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो ड्राइव्ड फंक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई, H होता है, G होता है, A होता है। ये तुम्हारे कौन से फंक्शन हो गए, ये कौन से फंक्शन हो गए, ड्राइव्ड यूनिट्स हो गई, ड्राइव्ड फंक्शन हो गए, ठीक है ना। अब देखो, अब तुम समझो, तुम कहोगे ये तो ड्राइव्ड है, और हमने कल क्या पढ़ा था, बोलो इनको हमने क्या पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहा था ना मैंने, लास्ट में एक वर्ड बोला था, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। अब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होते हैं, और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल किसे कहते हैं, ठीक है। इसी को समझ, देखो अब हम क्या कर लेते हैं, रट देते हैं चीज़ों को, भाई ये थर्मोडायनेमिक क्या होंगे, वेरिएबल होंगे या होंगे। देखो अब ये इतनी बात समझना कि इसको मिटा दूँ, ठीक है। देखो समझना, अभी समझ लो, पहले इसको मिटा नहीं रहा हूँ, अभी देख लो, समझो अब बात। मेरे पास इतने सारे क्या आ गए हैं,
अभी थोड़ी देर में पीऊँगा यार। ठीक है, देखो तो क्या होते हैं, दो तरीके की यूनिट होती हैं। एक तो क्या होते हैं तुम्हारे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है तुम्हारा, देखो एक तो क्या होता है तुम्हारा, अब मैं क्या करता हूं, इनको रख देता हूं। देखो ये कहां से निकल के आया, बस ये तो लिख ही दिया था। देखो NPTV, देखो N को छोड़ ही दो, नंबर ऑफ मोल तो ठीक है कांस्टेंट होगा, उसको छोड़ दो। PTV के साथ अगर तुम S को रख देते हो, इसी को क्या बोल देते हैं, इन्हीं को बोल देते हैं थर्मोडायनेमिक क्या कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, या फिर वेरिएबल, क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, अगर हम 3 बेसिक पैरामीटर के साथ अगर किसको रख दें, हम एंट्रोपी, एक फंडामेंटल को रख देते तो क्या आ जाता है, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट आ जाता है। और देखो समझो यहां से, अगर हम HGA और इसके साथ अगर हम U को भी रख दें, देखो यही तो कर रहे थे ना, U को इसके साथ क्या, तो हमने क्या किया, अगर 3 हमारी ड्राइव्ड यूनिट थी उसके साथ अगर हम एक फंडामेंटल यूनिट को रख देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को थर्मोडायनेमिक में किसका नाम दिया जाता है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। किस में दिया जाता है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ठीक है, किसके टर्म में लिखा जाता है, इसको पोटेंशियल के टर्म में लिख दिया जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्योंकि देखो ये भी एनर्जी का टर्म है, इसको यहाँ क्यों रखा, क्योंकि एनर्जी का टर्म है, आगे तो हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी तो एक मतलब एक प्रॉपर्टी होती है ना, गैस की एक प्रॉपर्टी है, मतलब उसके आज़ादी की एक प्रॉपर्टी, कोई एनर्जी थोड़ा है, वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी होती है, तो एंट्रोपी को हमने यहाँ रख दिया, इसको हमने बोल दिया थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट या वेरिएबल, और इसको हमने बोल दिया थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो बात क्लियर होगी, क्या होता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। अगर तुमसे कोई बोले तो देखो यही तो चीज़ है ना, बेसिक पैरामीटर के साथ अगर तुम्हारा क्या लगा दिया जाए, ठीक है, थर्मोडायनेमिक के किसको रख दिया जाए, सेकंड लॉ को रख दिया। अब किसको रखना है तुम्हारे खुद समझ में आ जाएगा। देखो ये 3 प्रॉपर्टी कैसे हैं, इसको आप डायरेक्टली मेजरेबल, ये डायरेक्टली मेजरेबल है, और एंट्रोपी भी क्या है, इन्हीं की तरह प्रॉपर्टी दिखाती है थोड़ा बहुत, है ना। तो तब इसको इसके साथ रख दिया। ये क्या है, ये 3 के 3 एनर्जी के टर्म है, और ड्राइव्ड करके निकालोगे, और इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी किसी के हेल्प से निकाला जाएगा, फंडामेंटल को, ठीक है। तो ये सारे किस में आ गए, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हो गए। तो सारा का सारा खेला इन्हीं का है, हमको इन्हीं के साथ खेलना है बार बार, समझ रहे हो ना, इन्हीं के साथ हमको खेलना होता है थर्मो में, इन्हीं के साथ खेलोगे बार बार। कितना हो गया टाइम।